दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जिसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में हम इसकी व्याख्या और अतिरिक्त तथ्यों को भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन है आपके मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, इलाहाबाद या लखनऊ में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में दोस्तों राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की गई थी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था रेवेन्यू बोर्ड यानी राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और आपने सॉल्व किया कि 1831 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्व परिषद ये राजस्व न्यायालय जो हैं दोस्तों, रेवेन्यू कोर्ट्स, इनका शीर्ष न्यायालय है और राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की तरह सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। और राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और आप देख सकते हैं कि राजस्व परिषद दोस्तों ये राजस्व प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। अगला प्रश्न है, भूमाप का कार्य किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, सही उत्तर ऑप्शन बी, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग के द्वारा भूमाप का कार्य किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व संबंधी कार्यों को। आप देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्व परिषद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व संबंधी जो गतिविधियां हैं, राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और राजस्व विभाग द्वारा भूमाप का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी। 1957 में, 1967 में, 1831 में या फिर 1992 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसानों के विवरण देता है कि उनके पास कितनी खेती योग्य भूमि है और कुल कितनी भूमि है, इन सभी का विवरण किसान बही में दर्ज होता है। और इस योजना की शुरुआत 1992 यानी 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गांव रजिस्टर कितने समय के अंतराल पर तैयार किया जाता है। 5 वर्ष, 1 वर्ष, 7 वर्ष या प्रत्येक 6 माह पर। तो सही उत्तर है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गांव रजिस्टर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपदा राहत विधि में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात कितना होता है। 50-50, 75-25, 65-45 या 60-40। तो सही उत्तर है दोस्तों, आपदा राहत विधि में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 75 और 25 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का गजेटियर्स विभाग कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रदेश का जो गजेटियर्स विभाग है वो इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज जनपद में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, प्रदेश का गजेटियर्स विभाग ये आपका इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहाँ पर स्थित है। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, कृषि भूमि मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कृषि भूमि मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है। जरीब द्वारा और सन द्वारा, लट्ठा द्वारा, जरीब द्वारा या प्लेन टेबल या प्लेन टेबल द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से भूमि मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जरीब द्वारा। दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेतों के मापन के लिए एक जंजीर यानी जो चेन होती है, चेन का प्रयोग किया जाता था, उसको ही जरीब कहते थे। जरीब का मान 55 गज, 55 यार्ड या फिर 20 नॉट के बराबर होता है। देखिए, आप देख सकते हैं 20 नॉट के बराबर या 55 गज के बराबर जरीब होता है और एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। तो याद रखिएगा, कृषि भूमि मापन की सर्वोत्तम विधि जरीब द्वारा है।
अगला प्रश्न है, लेखपाल द्वारा एक वर्ष में सामान्यतः कितनी पड़ताल की जाती है गांव की, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7 बार, 8 बार, 5 बार या 3 बार। तो सही उत्तर है 3 बार। खसरा और चित्र को सुरक्षित रखने के लिए लेखपाल द्वारा जो है समग्र गांव में 3 बार सभी खेतों का 3 बार पड़ताल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, लेखपाल का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि लेखपाल के कार्यों में जो प्रमुख कार्य हैं उनमें नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण और संशोधन, और इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित जो कार्य दिए गए हैं उन सभी को करना है। देखिए, तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल जो ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर हैं उनके सभी अविवादित मामलों की रिपोर्ट कानूनगो को देते हैं, रजिस्ट्रार कानूनगो को। गांव की कोई समस्या है, बाढ़, सूखा, ओला, फसल संक्रामक रोग, इसकी जो रिपोर्ट है लेखपाल ही देते हैं। और जब कभी सुपरवाइज़र कानूनगो लेखपाल के हलके में जाएं तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक लेखपाल जो होता है अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री होता है। और लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति के क्षति के सभी मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। और इसका कार्य नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बही और इनका सूची और अन्य कागजातों को तैयार करना और उन्हें रखना होता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है लेखपाल का कार्य, और लेखपाल द्वारा एक वर्ष में सामान्यतः 3 बार पड़ताल करनी पड़ती है अपने जो हलका या क्षेत्र के सभी भूमि की। खसरा खतौनी की जांच कौन करता है? ऑप्शन है लेखपाल, कानूनगो, उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी कानूनगो दोस्तों खसरा खतौनी की जांच करता है। जबकि आप देख सकते हैं कि लेखपाल जो है गांव में नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या बही, इन सभी कागजातों को तैयार करने का कार्य करता है, उनकी जांच कानूनगो करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी सर्वप्रथम किस जनपद में प्रारंभ की गई थी? बलिया, मुजफ्फरनगर, सीतापुर या बहराइच? सो सही उत्तर है मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील में 1954 में सबसे पहले चकबंदी प्रारंभ की गई थी। और इसी समय दोस्तों सुल्तानपुर में जो है सुल्तानपुर वर्तमान में अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील में जो है 1954 में ही चकबंदी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर जो कि वर्तमान में अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील में चकबंदी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, जनपद का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर कौन सा होता है? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जनपद का जो है जिला स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका जो है जनपद पर सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जिलाधिकारी होता है, जिसको कलेक्टर कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो है भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व और जो हमारे भू राजस्व हैं उनको एकत्र करने का जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो है राजस्व अधिकारी जिलाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि तहसील दिवस आयोजित की जाती है महीने के किस सप्ताह के मंगलवार को? तो देखिए दोस्तों, तहसील दिवस जो है ये पहले और तीसरे जो हमारा मंगलवार है उस तिथि को आयोजित की जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहले या तीसरे जो है सप्ताह के मंगलवार को, महीने के पहले और तीसरे सप्ताह के मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय भू अभिलेखी आधुनिकीकरण ई लिंक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 2008-9 में। वर्ष 2008-9 में राष्ट्रीय भू अभिलेखी आधुनिकीकरण ई लिंक योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की कुल कितने प्रतिशत आज भी गांव में जनसंख्या निवास करती है? तो आप जानते हैं जो हमारा लेटेस्ट जनगणना है 2011 के अनुसार 68.84%। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर है, 68.84% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, सामुदायिक विकास योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट जो स्कीम है, इसको तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के तकनीकी सहयोग से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास पर बल देती है? देखिए, कृषि विकास, स्वास्थ्य विकास, शिक्षा विकास और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, सामुदायिक विकास योजना गांव के कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा इन सभी के विकास पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए PURA पूरा की संकल्पना किसने दी थी? तो आप जानते हैं दोस्तों, पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज जो है रूरल एरियाज। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात जो पूरा मॉडल है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम ने इसकी संकल्पना सबसे पहले विकसित की थी। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और देखिए दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये कब शुरू हुआ था? तो आसान सा प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आप जानते भी होंगे, पंचायती राज पढ़ने के क्रम में ये प्रश्न सबसे फ्रंट पे और सबसे महत्वपूर्ण होता है। BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के किस स्वरूप का सुझाव दिया था? तो आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय मॉडल का जो विचार है, ये BR मेहता ने दिया था। और आप जान लीजिए कि 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय मॉडल को जो है, इस संकल्पना को विकसित किया था या अपनी रिपोर्ट में इसकी बात कही थी। अगला प्रश्न है, देश में संयुक्त परिवारों की उपस्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है। देखिए, कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी दोनों में, और उपनगरीय क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देश में जो संयुक्त परिवार की उपस्थिति अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, विशेषता बतानी है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां 2/3 भाग कुल जनसंख्या कृषि कार्य में तथा 1/3 भाग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय से जुड़ा है, वह भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है? नगर, उपनगर, ग्रामीण, कस्बा और गांव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामीण कस्बा। देखिए, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां 2/3 भाग कुल जनसंख्या कृषि कार्य में और 1/3 भाग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय से, उसको ग्रामीण कस्बा कहते हैं। एक प्रश्न है, भारतीय गांवों की विशेषताओं को प्रदर्शित करती जो है एक बुक है इंडियन विलेज, इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके JV कृपलानी, शिशिर घोष, LN तिवारी या SP दुबे। तो सही उत्तर है दोस्तों SP दुबे। ये इन्होंने जो है इंडियन विलेज पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है? देखिए, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता, संयुक्त परिवार, सामाजिक गतिशीलता का अभाव या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में ये सभी चीज़ें यानी प्राथमिक व्यवसाय, कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों को प्रधानता होती है, संयुक्त परिवार गाँव में पाए जाते हैं और यहाँ सोशल मोबिलिटी का अभाव होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर लोगों के पलायन का कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, रोजगार, बेहतर शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की चाह या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के पलायन के कारण हैं। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी प्रमुख तौर पर किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में। यानी प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों प्रच्छन्न या मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। आप जानते हैं कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियां जो होती हैं वो किसी विशेष मौसम में संचालित की जाती हैं और ऐसे में होता ये है
कि जो व्यक्ति होता है रोजगार की तलाश में वो कई महीनों तक, वर्ष के कई समय तक खाली बैठा रहता है। केवल कृषि कार्य आने पर ही वो व्यस्त होता है या रोजगार पाता है। तो रोजगार जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये प्राथमिक सेक्टर में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गांव और शहरों के मध्य अंतर को पाटने के लिए पूरा के स्थान पर सितंबर 2015 में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन और AVRY योजना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ये पूरा के स्थान पर ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई योजना है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल में किस साम्राज्य की विशिष्टता का प्रतीक माना गया है? तो गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पांड्य या फिर चालुक्य। तो आप जानते हैं चोल साम्राज्य की पहचान दोस्तों उसके व्यवस्थित ग्राम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से इसका जो है ख्याति है। तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नियमन और निर्देशन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? VDO यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उप जिलाधिकारी या फिर नायब तहसीलदार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो रेगुलेशन और डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में आरंभ हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में। दोस्तों लॉर्ड रिपन जो वायसराय रहा, इसके शासनकाल में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ये वर्ष कौन सा था जब रिपन ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था? स्थानीय स्वशासन जो व्यवस्था थी, लॉर्ड रिपन ने उसे कब प्रारंभ किया था? अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बंगाल। तो इसमें आप गलती से राजस्थान मत मार दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य था जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। लेकिन आंध्र प्रदेश दोस्तों दूसरा राज्य था जहां पर राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्न में से कौन कार्य नहीं करता है? सिंचाई व्यवस्था को लागू करना, सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण, उद्योग लगाना या चिकित्सा प्रबंध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्योग लगाना। दोस्तों ग्राम पंचायत सिंचाई व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों के संरक्षण और चिकित्सा प्रबंध की तो व्यवस्था करता है, लेकिन उद्योग लगाने का कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों के किनारे पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो याद रखिएगा, ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये कुल स्थानों की 1/3 आरक्षण यानी 33% आरक्षण का प्रावधान राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था एक है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं उसकी, और पद सोपानिक संरचना की। तो इसमें देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की और जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या जिसको कहा जाए कि तृणमूल लोकतंत्र और गांव के लोगों की शासन और प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में 1, 2 और 3 कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत का बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर ये पहले नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल के स्थान पर किस नंबर पर आता है आपको बताना है, क्योंकि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33 भाग है जनसंख्या के आधार पर पहले, और आपके लिए प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर ये किस क्रम पर आता है राज्यों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? देखिए, रोजगार, निर्यात का आकार, ग्रामीण उपभोग या राष्ट्रीय आय,
तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप है इन विकल्पों में से। एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जिसको कहा जाए कि देख लीजिए, ये राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट NRDI, ये दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो कि वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या मुंबई? तो ये यूपी स्पेशल खंड के लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ में स्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ये गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? नवीस, बैनामा, शजरा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सजरा। दोस्तों शजरा को गांव का नक्शा कहा जाता है और भारत में सजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। और पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सबसे पहले शेर शाह सूरी के समय में आप जानते हैं हुआ था और 1918 में सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए थे। और उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कि पटवारी का जो पद है चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ही समाप्त करके उन्हें लेखपाल कहा जाने लगा। तो गांव का जो नक्शा होता है वो जिसका प्रयोग गांव के खेत या अन्य ज़मीन की पट्टियों को कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने के लिए किया जाता है, उसको शजरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्राइसिम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ की गई, गरीब युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के लिए वित्त उपलब्ध कराता है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कराता है और उपर्युक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि ट्राइसिम, देखिए ट्राइसिम योजना जो है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं ट्राइसेम ये है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ट्राइसेम योजना जो है ये क्या है? ये ग्रामीण विकास के लिए ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण है। और ये योजना एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसको कि 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य आपने देख लिया कि ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मेगा पहल में मिला दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सभी कथन आपके सही हैं ट्राइसिम के संबंध में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा, रिहंद, मेजा और माता टीला? तो सही उत्तर है रामगंगा बांध सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। रिहंद बांध आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? रमेश दयाल, PS चक्रवर्ती, विश्वंभर दयाल या फिर आर्यन त्रिवेदी? तो याद रखिएगा विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है विशेषज्ञ, सामान्यज्ञ, राजनीतिज्ञ या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ये सामान्यज्ञ होता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS परीक्षा के माध्यम से BDO की नियुक्ति की जाती है और ये सामान्यज्ञ अधिकारी होता है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किस पद्धति से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, एकल संक्रमणी या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो आप जानते हैं राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, ये उत्तर प्रदेश में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं दोस्तों, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज है, वहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कब बना था? 1955 में, 1954 में, 1953 में या 1960 में? तो सही उत्तर है दोस्तों, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में गठित हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। समाज के लोगों के लिए, जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनके विकास के लिए ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, उनके हित, लाभ और कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और 31 जनवरी 1992 को जब ये गठित हुआ था, तो इसकी प्रथम जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जानकी पटनायक थी। आज जो लेखपाल परीक्षा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश को एशिया के अंडे की टोकरी की संज्ञा दी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है, इसलिए इसको एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, उसके लिए हमने ग्रामीण समाज और पंचायती राज व्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।